हम सब सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, है ना? जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं। ये सब बातें तो पक्की लगती हैं, पर क्या हो अगर हमारी समझ की पूरी बुनियाद शायद उतनी मजबूत है ही नहीं जितना हम सोचते हैं? तो आज हम इसी कमाल की कहानी को देखने वाले हैं कि कैसे यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया कछुओं के एक टावर से एक लगातार फैलती हुई हकीकत तक पहुंचा। एक बड़ा मशहूर किस्सा है। होता यूं है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी पर लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो एक बुजुर्ग महिला खड़ी होती हैं और कहती हैं, आपने जो भी कहा सब बकवास है। दुनिया असल में तो एक विशाल कछुए की पीठ पर रखी एक चपटी प्लेट है। साइंटिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो फिर वो कछुआ किस पर खड़ा है? इस पर वो महिला बोली, बहुत चालाक बन रहे हो बेटा, लेकिन सच तो ये। अब ये कहानी सुनने में तो मजेदार लगती है ना? पर ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। हम कैसे मान लें कि हमारा आज का ज्ञान भी किसी ऐसे ही कछुए पर नहीं टिका है? मतलब हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो वाकई सच है? और बस यहीं से हमारी वैज्ञानिक खोज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए हमारी इस जासूसी कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन ग्रीस। यह मामला किसी कछुए का या सिर्फ मानने का नहीं था। नहीं, यहां बात थी तर्क की, सबूत की। और हमारे इस केस के पहले डिटेक्टिव कौन थे? महान दार्शनिक एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बहुत ही कमाल के तर्क से यह साबित कर दिया कि पृथ्वी असल में गोल है, स्फेरिकल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंद्रग्रहण को देखा और ये नोटिस किया कि चांद पे जो पृथ्वी की परछाई पड़ती है वो हमेशा हमेशा गोल होती है। अब सोचिए, सिर्फ एक गोला, एक स्फेयर ही तो है जो हमेशा गोल परछाई डालेगा, है ना? ये कोई कछुए वाली बात नहीं थी, ये था प्योर ऑब्जर्वेशन, और यही तो विज्ञान की असली ताकत है। खैर, एरिस्टोटल के इसी आइडिया को टॉलेमी नाम के एक और खगोल शास्त्री ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार कर दिया जिसे हम आज जियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इस मॉडल में क्या था? इसमें पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर में थी, एकदम स्थिर, और सूरज, चांद, बाकी सारे ग्रह, ये सब 8 अलग अलग गोलों पर, मतलब स्फीयर्स पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का पहला पूरा नक्शा था। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, एक बहुत बड़ी खामी। देखिए, टॉलेमी के हिसाब किताब के मुताबिक चांद को कभी कभी पृथ्वी के इतना ज्यादा पास आ जाना चाहिए था कि वो हमें अपने नॉर्मल साइज से दुगना बड़ा दिखे। सोचिए जरा, पर ऐसा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो ये एक ऐसा सुराग था, एक ऐसा क्लू जो चीख चीख कर कह रहा था कि यूनिवर्स की हमारी इस तस्वीर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सदियों तक टॉलेमी का मॉडल ही सच माना जाता रहा, लोग उसी पर यकीन करते थे। और फिर एक पोलिश पादरी ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। ये साल था 1514 और निकोलस कोपर्निकस ने सामने रखा अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल। उनका आइडिया बहुत सिंपल था पर रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा, नहीं, पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर में है और वो स्थिर है, और पृथ्वी समेत बाकी सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। एकदम सरल और खूबसूरत आइडिया। तो अब जरा इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ टॉलेमी का मॉडल जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, गोलों के ऊपर गोले, और दूसरी तरफ कोपर्निकस का मॉडल एकदम सिंपल। और हां, ये भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं था, पर इसने वो चांद के साइज वाली जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, उसे तो सुलझा ही दिया। मतलब ये एक बेहतर एक्सप्लेनेशन तो था ही। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक अकेला आइडिया एक पूरी क्रांति में बदल गया। देखिए, कोपर्निकस के आइडिया को सीरियसली लेने में ही करीब 100 साल लग गए। फिर एंट्री हुई गैलीलियो की, जिन्होंने देखा कि जुपिटर के तो अपने चांद हैं, मतलब हर चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती। फिर केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स गोल नहीं बल्कि अंडाकार इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और फिर आखिर में आए न्यूटन, जिन्होंने वो नियम खोजा जिसने इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया। तो अब हमारी कहानी के हीरो हैं सर आइजैक न्यूटन। देखिए, कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो, इन सब ने ये तो बता दिया था कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, पर न्यूटन ने पहली बार ये समझाया कि वो क्यों घूमते हैं। उन्होंने उस छुपी हुई शक्ति, उस फोर्स का पता लगा लिया जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को चला रही थी। साल था 1687 और न्यूटन ने पब्लिश किया अपना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज हर दूसरी चीज को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स का नाम है ग्रेविटी।
यही ग्रेविटी सेब को जमीन पर गिराती है और यही ग्रेविटी प्लैनेट्स को सूरज के चारों तरफ उनके एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में टिकाए रखती है। वाओ! तो न्यूटन के लॉ ने एक बहुत बड़ी पहेली तो सुलझा दी, लेकिन साथ ही एक नई पहेली खड़ी भी कर दी। सोचिए, अगर ग्रेविटी हर चीज को खींच रही है, तो आसमान के सारे तारे एक दूसरे से टकराकर एक बहुत बड़े ढेर में क्यों नहीं बदल गए अब तक? न्यूटन को लगता था कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यूनिवर्स अनंत है, इन्फिनिट है, हर दिशा में अनंत तारे हैं, तो कोई एक सेंटर है ही नहीं जहां सब कुछ जाकर गिर सके। और एक और सवाल था, एक और पहेली, जिसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं, कि अगर यूनिवर्स सच में अनंत है और उसमें अनंत तारे हैं, तो हम जिस भी दिशा में देखें हमारी नज़र कहीं ना कहीं किसी तारे पर पड़नी चाहिए। तो फिर रात में आसमान काला क्यों है? उसे तो सूरज की तरह जगमगाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब न्यूटन के स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल के पास नहीं था। इन दोनों पहेलियों का जवाब हमें मिला 20वीं सदी में, जब यूनिवर्स की हमारी तस्वीर एक बार फिर पूरी तरह से बदलने वाली थी। और ये जवाब एक ऐसी खोज से मिला जिसने साइंस की दुनिया में लिटरली तहलका मचा दिया था। साल था 1929। एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने एक ऐसी खोज की जो सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने देखा कि हम आसमान में कहीं भी देखें, जो दूर की गैलेक्सीज हैं वो हमसे तेजी से दूर भाग रही हैं। मतलब यूनिवर्स स्टैटिक नहीं था, वो फैल रहा था। इट वॉज एक्सपैंडिंग। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस एक खोज ने उन दोनों पुरानी पहेलियों को सुलझा दिया। रात का आसमान अंधेरा क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से मौजूद नहीं था और ये लगातार फैल रहा है। तो बहुत दूर के तारों की रोशनी हम तक अभी पहुंची ही नहीं है। और तारे एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते? अरे भाई, क्योंकि वो सब तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब देखिए, अगर यूनिवर्स आज फैल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अतीत में, पास्ट में वो छोटा रहा होगा। और अगर हम समय में पीछे और पीछे और पीछे जाते रहें तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जब हर चीज एक ही जगह पर थी। एक ऐसा बिंदु जो इतना छोटा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और बेहिसाब घना था। इसी शुरुआत को नाम दिया गया द बिग बैंग। और इसी के साथ यूनिवर्स की शुरुआत का सवाल फिलॉसफी से निकलकर साइंस के दायरे में आ गया। तो देखिए, हमने कछुओं से सफर शुरू किया था और हम बिग बैंग तक पहुंच गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। असल में आज के फिजिसिस्ट अपनी सबसे बड़ी पहेली, अपने सबसे बड़े रहस्य का सामना कर रहे हैं। द केस इज स्टिल ओपन। तो एक साइंटिफिक थ्योरी आखिर होती क्या है? ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक मॉडल है जो हमारे ऑब्जर्वेशंस को समझाता है और भविष्य के लिए प्रेडिक्शंस करता है। और सबसे जरूरी बात, किसी थ्योरी को कभी 100% प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन उसे गलत साबित करने के लिए काफी है। साइंस असल में खुद को लगातार सुधारने का एक प्रोसेस है। आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो दो बड़े खंभों पर खड़ी है। एक है जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और यूनिवर्स जैसी बड़ी बड़ी चीजों को समझाती है, और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम्स और पार्टिकल्स जैसी बहुत छोटी छोटी चीजों से डील करती है। अब ये दोनों थ्योरीज अपने अपने लेवल पर जबरदस्त कामयाब हैं, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और बस यहीं पर हमारी कहानी आज खड़ी है। आज साइंस का सबसे बड़ा मकसद, एक होली ग्रेल कह लीजिए, एक ऐसी अकेली कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी की खोज करना है जो इन दोनों को, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को, एक साथ जोड़ सके। एक ऐसी थ्योरी जो यूनिवर्स में हर चीज को समझा सके, बड़े से लेकर छोटे तक। इसे ही कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये खोज आसान बिल्कुल नहीं है और हो सकता है कि इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई सीधा असर ना भी पड़े, लेकिन जैसा कि महान स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, ज्ञान के लिए इंसान की जो गहरी इच्छा है ना, वही हमारी इस लगातार खोज के लिए काफी है। हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आए, यही जानने की जो हमारी प्यास है, वही हमें आगे बढ़ाती है। और हमारा मकसद उस यूनिवर्स को पूरी तरह समझने से कम कुछ भी नहीं है जिसमें हम रहते हैं।